अब यहाँ देखो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब व्यक्तिगत स्तर पे इकोनॉमिक्स का अध्ययन करें। मैक्रो में जब बृहद स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे, ठीक है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको कीमत का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें कीमत वगैरह ये सब चीज़ देखते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये जो माइक्रो और मैक्रो का जो डेफिनेशन दिया, वर्गीकरण किया, वो रेगनर फ्रेस था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन लागत, वस्तु की कीमत, इसी सब की पढ़ाई करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आय, रोजगार, महंगाई, मुद्रास्फीति, ठीक है। देखो कीमत इसमें है, उत्पादन लागत इसमें है, लेकिन मुद्रास्फीति का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जो जो चैप्टर पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, गरीबी बेरोजगारी, राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, विदेशी व्यापार नीति, भुगतान संतुलन, ये सब, भारत की कृषि श्रम समस्या, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल है, उस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। तो देखो, जब किसी भी चीज़ का, जैसे प्लास्टिक से कुर्सी बना दिए, चीनी से मिठाई बना दिए, स्टील से मॉडल कार बना दिए, तो जब किसी भी चीज़ का उपयोगी बना दिए किसी चीज़ को और उसका प्राइस बढ़ा दिए, तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के कितने साधन हैं, तो चार। एक तो उत्पादन के लिए लाइन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और इंडस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सब तो है, और एक के क्या है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन ये जो निवेश है ये उत्पादन का साधन नहीं है। फिर से ये है, उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण में कौन सा घटक शामिल है। तो देखो, उत्पादन का तो ये साधन है, अब इसका कीमत निर्धारण में क्या हो जाएगा, जैसे भूमि है तो वहाँ से लगान या रेंट आएगा, पूंजी है तो वहाँ से ब्याज आएगा, श्रम है तो उसको वेतन मिलेगा, उद्यमी है तो उसको लाभ होगा ही। तो अर्थशास्त्र में कीमत का निर्धारण भी चार तरीके से होता है, रेंट से, ब्याज से, सैलरी से, प्रॉफिट से, ठीक है। तो इनमें से सभी, यहाँ पे बोल रहा कीमत का निर्धारण, ठीक है ना, उत्पादन के साधन नहीं, उत्पादन के साधन का कीमत का निर्धारण, तो ये सब आएगा, ठीक है। भूमि से लगान, पूंजी से ब्याज, श्रम से वेतन, उद्यमी को प्रॉफिट होगा। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित संसाधन होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न से कौन चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। तो आय का अधिक होना, पैसा का अधिक होने से चयन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि अगर पैसा अधिक होगा तो आदमी कोई भी चीज़ को क्या कर देगा, खरीद लेगा। तो अगर आय अधिक है तो चयन की समस्या कम होती है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक से। तो सबसे मिलके ओकियोस, पढ़, और प्लस नेमिन, ओकियोस प्लस नेमिन, इसी सबसे मिलके इकोनॉमिक्स बना हुआ है, ठीक है। ओकियोस का मतलब होता है घरेलू, नेमिस का मतलब होता है प्रबंधन, नेमिस का मतलब होता है प्रबंधन, ओकियोनॉमिस, ओकियोनॉमिस, नेमिस से प्रबंधन। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। इन्होंने ही 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किस रूप में परिभाषित किया है, तो एडम स्मिथ बोला कि इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है, मतलब पैसा के बारे में ही इसमें बात करते हैं। लेकिन जो एक रॉबिन्सन नाम का आदमी था, वो बोला था इकोनॉमिक्स में मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मतलब मानव को ही इकोनॉमिक्स में प्रमुख माना था रॉबिन्सन।
लेकिन एडम ने धन को प्रमुख माना था। रॉबिन्सन बोला कि मानव क्रियाकलाप के कारण ही क्या करते हैं, धन की अध्ययन करते हैं। इसी कारण रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स में मानव को प्रमुख माना। अब तो कोई ये डेफिनेशन अर्थशास्त्र का, इसमें बोलना मानवीय व्यवहार, तो कौन बोला था अर्थशास्त्र का परिभाषा में मानवीय व्यवहार, तो रॉबिन्सन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक मार्शल ने लिखा है। कैसे याद करोगे, तो प्रिंसिपल मारा, मारा से मार्शल, मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई, 1776 में। ग्रीक शब्द ओक्योनोमिया का अर्थ क्या है, तो एक था ओक्योस, एक था नेमिया। नेमिया का मतलब है घरेलू प्रबंधन। 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसने दिया, रॉबिन्सन ने। कौन वाला बुक, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो नेचर और सिग्नेचर किसका नहीं बदलता है, आर का। आर का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो रोज से रॉबिन्सन। ठीक है, तो देखो धन संबंधी परिभाषा कौन दिया, एडम स्मिथ। मानव कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल। ठीक है ना। दुर्लभ संबंधी सिद्धांत परिभाषा, दुर्लभता या फिर मानव व्यवहार बोले या इसी को बोलते हैं सीमित संसाधन के साथ विकास, तो रॉबिन्सन। ठीक है। थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी का पुस्तक किसने लिखा, तो मोनार्ड किन्स, जॉर्ज मोनार्ड किन्स ने। इंटरनेट एंड मनी, किन्स। अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी, मानव कल्याण मार्शल। मानव कल्याण मार्शल, रॉबिन्सन मानव व्यवहार। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में फैक्ट की ही जांच करते हैं, अपना कोई विचार नहीं देते। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रिया के अध्ययन को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया के अध्ययन को मैक्रो कहते हैं, ये भी सही है। और एडम स्मिथ ने दो भागों में बांटा, नहीं, रेगनर फ्रेंच ने माइक्रो और मैक्रो में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्षेत्र है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें तो वस्तु की कीमत वगैरह, डिमांड सप्लाई, ये पढ़ते हैं। ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। जो इंटरनेशनल व्यापार है उसको मैक्रो में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिक का घटक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का घटक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं राष्ट्रीय है, बाकी सब पढ़ते हैं माइक्रो में। अर्थशास्त्र की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में से कौन सी शाखा करती है, तो मैक्रो। पूंजीवादी अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थशास्त्र की नाम है। पूंजीवादी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उदारी होता है, खुलापन होता है, सरकार का नियंत्रण कम होता है, इसी कारण इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसमें बाजारी अर्थव्यवस्था होता है, मतलब ये बाजार के डिमांड एंड सप्लाई के कारण इसमें दाम घटता और बढ़ता है। यह खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल इस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। लेसस फेयर पॉलिसी किस पर काम करती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था, तो हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। हस्तक्षेप ये तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत एडम स्मिथ का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है,
तो बाजार की शक्ति पे या डिमांड और सप्लाई के आधार पे निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण ये लक्षण है। बाजार के आधार पे डिमांड और सप्लाई के आधार पे दाम निर्धारण ये है। राज्य सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप ये है। आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण का सर्वोपरि रखना नहीं, लाभ कमाना सर्वोपरि उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, बिल्कुल। पूंजीवादी लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, बिल्कुल। प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति, गलत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कंपटीशन ज़्यादा रहता है, हर एक को चाहता है सामान सस्ता बेचे। उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाया जाना, गलत। उपभोक्ता का जो है डोमिनेंस पाया जाता है, क्योंकि पता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें बाजार मार्केट से नियंत्रण होता है। मार्केट मतलब डिमांड जैसा होगा उतना सप्लाई होगा, और ये डिमांड कौन करता है? ये डिमांड करता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जैसा डिमांड करेगा वैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो चीज़ का सप्लाई होने लगेगा। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? मांग और आपूर्ति के दबावों का अनुयोगीकरण। तो बताएं थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत बाजार शक्ति या डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था लाया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया गया। उसके विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो राज्य अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, ये दोनों। समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन दोनों। समाज कल्याण करना इसका उद्देश्य है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है इस पे। सभी उत्पादन पे सरकार का नियंत्रण। प्रतियोगिता शून्य होता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है, बिल्कुल। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें ये चीज़ होता है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में है, कस्टमर का ख्याल नहीं रखा जाता है। वो सरकार जैसा चाहेगा वैसा सप्लाई होगा मार्केट में, ना कि उपभोक्ता ऐसा डिमांड करेगा उसके आधार पे। सरकार जैसा चाहेगा वैसा सप्लाई होगा। निम्नलिखित से कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन नहीं है? उत्पादन के साधन पे सामूहिक स्वामित्व, ये है। केंद्रीय परियोजन प्राधिकरण के द्वारा आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण, ये है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, नहीं। ये क्या है? सरकार का हस्तक्षेप होता है, इस पर नियंत्रण होता है। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रमुख कारण क्या था? तो आज़ादी के बाद जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों बनाया था? इसका कारण क्या था? तो चारों कारण था। आज़ादी के बाद, आज़ादी प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी और संसाधन का अभाव था, जिस कारण समाजवादी स्वरूप को अपनाना संभव नहीं था। बिल्कुल सही है, ये कारण था जिसके कारण संभव नहीं था। पूंजी संसाधन का अभाव था, इसी कारण समय समाजवादी स्वरूप अपनाना आसान नहीं था। आज़ादी के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे कि उन पर भरोसा देश के किया जाए, तो निजी क्षेत्र पर उतना भरोसा भी नहीं था आज़ादी के बाद, ये भी सही है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। मतलब ना ही समाजवादी स्वरूप रखा इसका और ना ही जो है निजी स्वरूप रखा, दोनों का मिक्सचर अपनाए हम लोग आज़ादी के बाद। क्योंकि सरकार के पास पैसा था ही नहीं जो समाजवादी अपनाए, ये पॉइंट याद रहे। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया? 3। विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, अल्प विकसित। किस आधार पे? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे 3 भागों में। विश्व बैंक किस आधार पे
देश की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय नहीं, सकल राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पे देखो 2020 के अनुसार जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है कैसे, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अगर $146 या उससे कम है तो अल्प विकसित है, 146 से $4095 है तो निम्न, और 4095 से $12,695 है तो उच्च। ठीक है, उसको कहेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो सभी मिश्रित, खुली, विकासशील। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो उभरती हुई, विकासशील, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, सभी प्रकार की बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं भारत को अभी, सभी। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? कृषि प्रधानता है, जनसंख्या अधिक है, कच्चा माल ज़्यादा भेजता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जापान को स्टील भेज देता है लेकिन इसके पास अपना कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं कि स्टील को बना सके, लोहा से स्टील। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी, ये पॉइंट याद रखो। कच्चे माल को भेज देता है क्योंकि फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन ने कौन से सुझाव दिए थे? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए? नहीं, जो अमर्त्य सेन है वो कल्याण अर्थव्यवस्था की बात बोलते हैं। जनता जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए, जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देना चाहिए, बिल्कुल। ये वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये भी बात बोले। तो ये बोले थे ये कि ये भी बात बोले थे वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये बोले थे कि जो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन, उससे केवल देश आगे बढ़ता है लेकिन वहाँ का जनता क्या होता है, पीछे छूट जाता है, गरीब लोग। ठीक है, तो वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं थे अमर्त्य सेन। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का सुरक्षित रखता है? तो व्यक्ति राज दोनों। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारा सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, एक ही चीज़ को बहुत बार उपयोग कर सकते हैं, कम संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। तो देखो ऐसे तो चारों बोल सकते हैं लेकिन बोला आर्थिक विकास, आर्थिक विकास से बोलते हैं विकासशील। ठीक है, लेकिन वैसे चारों। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाना चाहिए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था। हम लोग क्या लेबर क्या है, लेबर सरप्लस है। हम लोग व्यापार करना भी उतना नहीं सीखे, पूंजी अधिक नहीं है, खाद की कमी वाला नहीं है, लेबर सरप्लस है। अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक के जो नवीनतम आंकड़ा है उसके आधार पे जीडीपी का कौन सा दृष्टिकोण है भारत में? 5th नंबर का दृष्टिकोण, जीडीपी के आधार पे 5th, 5वां सबसे बड़ा जीडीपी है। सबसे ज़्यादा यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, फिर भारत आता है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। तो देखो जो माइनिंग होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में है, कन्फ्यूजन ना हो उसको सेकेंडरी समझ के। ये जल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, गैस आपूर्ति हो, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो बताए थे जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब सेकेंडरी में है। अर्ध विकसित देशों के अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील है? प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में। शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किस में शामिल किया जाए? तो तृतीयक में नहीं,
आजकल जैसे प्रचलन चला है डाटा का संग्रह करना, डाटा का विश्लेषण, डाटा प्रस्तुतिकरण, ये सब शोध ही तो है। तो शोध अनुसंधान बोले तो इसको चतुर के क्षेत्र, ये तो हो ही गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को भारत कब पेश किया था? 1965 में? नहीं, एमएसपी मिलने लगा 1966 से। चक्का को एमएसपी। साल में सरकार 2 बार एमएसपी जारी करता है, ये भी याद रखेंगे। सरकार एक साल में कितनी बार एमएसपी जारी करता है? 2 बार। 1966 से एमएसपी की घोषणा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो देखो, आपसे पूछे सूक्ष्म सिंचाई योजना कब शुरू की गई, तो 2006 से। कैसे याद रखेंगे? तो चक्का सूक्ष्म सिंचाई करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना बोल दे तो वो शुरू हुआ था 2015 से। कैसे याद रखेंगे? तो जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए तो उसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोग क्या करने लगा? प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई। लेकिन ऐसा पूछते राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन कब से शुरू हुआ? तो 2010। तो सूक्ष्म सिंचाई कब से शुरू हुआ? चक्का सूक्ष्म सिंचाई करेगा 2006। अब पीएम इसी में लगा दे, पीएम सूक्ष्म सिंचाई तो 2015 मुद्रा योजना के समय, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन तो 2010। अब यहाँ पे जितना सवाल आएगा आपसे तो बिहार एसआई में जो भी सवाल पहले पूछा गया है उसी का संग्रह है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये 2016 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैसे याद करेंगे? तो 16 महाजनपद में फसल का बीमा चलाया गया। 16 महाजनपद में ये भी बताए थे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। 16 महाजनपद में भूख हड़ताल था तो फसल का बीमा चलाया गया। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बीएसएनएल, ये सब सरकारी कंपनी है भारत का। तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब क्या हो? जो कंपनी एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करता हो, व्यापार करता हो, तो प्राइवेट कंपनी कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण एनएसओ, एक बात याद रखेंगे, एनएसएसओ का स्थापना 1950, सीएसओ का स्थापना 1951, एनएसओ का 2019। सबसे पहले हुआ एनएसएसओ, फिर सीएसओ, फिर एनएसओ। भारत में मनरेगा कब से लागू हुआ? तो देखो, मनरेगा जो है पहले नरेगा नाम था, नरेगा एक्ट आया 2005 में, ये लागू हो गया 2006 में। नरेगा का नाम मनरेगा हो गया 2009 में, 10 नहीं 2009 में। अब यहाँ पे बोल रहा है कच्चा माल किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो देखो, जितना भी संसाधन है इसको 2 प्रकार से इसको पूंजी माना जाता है, एक स्थिर पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। जितना भी संसाधन है उसमें भौतिक पूंजी को 2 प्रकार से माना जाता है, स्थिर पूंजी, कार्यशील। कार्यशील मतलब जो लगातार चलता है। कार्यशील पूंजी में ही शामिल होता है कच्चा माल और कैश, नगद पैसा जो होता है। स्थिर पूंजी में टूल्स, मशीन या फिर मकान शामिल होता है। स्थिर पूंजी में टूल्स, मशीन या मकान, इसमें कार्यशील वर्किंग कैपिटल में कच्चा माल और नगद कैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कच्चा माल किस में शामिल होता है? तो कच्चा माल या कैश वर्किंग कैपिटल में। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना में साक्षरता दर से तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तो तीसरा सबसे साक्षर कौन सा है? मिजोरम। मजा आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख ले रहे, पहला में केरल है सबसे साक्षर, फिर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। और सबसे कम में कौन है? बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर राजस्थान, ठीक है।
पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एक पूर्ति की मात्रा के मध्य क्या संबंध होता है? तो देखो, नियम दो तरीके का होता है, एक मांग का नियम, एक पूर्ति का नियम। मांग का नियम पैसा के साथ क्या होगा कि जैसे किसी चीज़ का सामान का दाम घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे किसी सामान का दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। यानी कि मांग का नियम और कीमत के बीच नेगेटिव रिलेशन है, और सप्लाई का जो नियम होता है वो मूल्य के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे? तो मान लो अगर किसी चीज़ का सामान का दाम बढ़ता है ना, किसी चीज़ का सामान का दाम बढ़ता है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको सप्लाई और बढ़ा देता है। मतलब कोई भी चीज़ का सामान का दाम अगर मार्केट में बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई क्या करेगा, और बढ़ा देगा। जैसे कार और महंगा बिकेगा, दाम बढ़ गया तो सप्लाई प्रोड्यूसर क्या कर देगा, मार्केट में और ज़्यादा कर देगा। सामान कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, दाम तो प्रोड्यूसर सप्लाई घटा देगा। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन, इधर नेगेटिव। यहाँ पूछ रहा पूर्ति का नियम और वस्तु, तो पूर्ति का नियम और वस्तु की कीमत में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यही होता है मांग का नियम और वस्तु तो नेगेटिव। तो फिलहाल यहाँ पे होगा ये। यहाँ पे बोल रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी, मार्जिनल प्रोडक्टिव कॉस्ट का परिभाषा क्या है? तो इसका एमपीसी का फॉर्मूला होता है उपभोक्ता में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, इनकम में परिवर्तन, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। फिर से आप पूछ रहे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। इसको दूध उत्पादन से बोलते हैं, ठीक है। 1970 में किया जाए, भारत सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, लगभग 18%। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, ठीक है। संबंधित वस्तु, उस वस्तु नहीं, जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन से। फिर से यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्या कहलाता है? तो देखो आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर होगा, ये लाइन देख के नहीं, इसका दोहन करके उत्पादन भी तो कर रहा है। तो जब किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी सेक्टर में। दो सेक्टर की अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होती है? देखो, तो समग्र मांग होती है व्यय, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट मांग, उपभोग मांग प्लस निवेश मांग। अब यह यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। कंफ्यूजन है, युआन चाइना, बड़ा वाला नाम चाइना, जापान येन छोटा वाला नाम। और जो रिनिबी है, युआन को रिनमिनबी भी कहते हैं चाइना की मुद्रा को, ठीक है। युआन को एसडीआर में सबसे बाद में जोड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे। येन युआन दोनों एसडीआर में शामिल भी है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखो, बोल रहा है कि जब मुद्रास्फीति, महंगाई हो तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। सरकार को अपने खर्च को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। क्यों? मान लो सरकार खर्च किया तो हॉस्पिटल बना, सरकारी लोगों का जेब में क्या है, अब पैसा बचेगा, खर्च कम करना पड़ेगा, तो डिमांड ज़्यादा करेगा बाज़ार में, तो इससे मांग क्या होगा, और बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सार्वजनिक जब महंगाई बढ़ता हो तो उस समय
सरकार को अपना जो खर्च है हर एक प्रकार के खर्च को कम करना चाहिए। ये खर्च करेगा तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे मंजूरी दी गई है? तो इंडेक्स कौन जारी करता है? सेबी, शेयर बाजार में 1988 में स्थापना हुआ, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला। गिफिन वस्तु के बारे में क्या सही है? तो गिफिन वस्तु उस वस्तु को बोलते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये वाला डिमांड जो लॉ है इसको फॉलो नहीं करता गिफिन वस्तु। मतलब दाम बढ़ने पे मांग बढ़ जाती है, उल्टा हो जाता है इसमें। दाम घटने पे मांग घट जाती है, ठीक है, जिसको मांग में लगातार बढ़ती है नहीं। दाम बढ़े भी तो मांग भी बढ़ जाए उल्टा, इसी को बोलते हैं गिफिन वस्तु, ठीक है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो 1983 में मोहम्मद यूनुस। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार समाज में सीमित संसाधनों का उपयोग कर प्रबंधन करें, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है। स्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट, मतलब एक की जगह दूसरा चीज, उसी को बोलते हैं वस्तु संयोग संस्थापन। जैसे सोना और पानी में कोई रिश्ता है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाएगा। सेब और केला में नहीं, बाएं जूता दाएं जूता एक दूसरे को कर ही नहीं पाएगा। पेन स्याही कर देगा, पेन का नाम इंक से रिप्लेस हो जाएगा, इंक पेन से। ऐसे कोको कोला पेप्सी से, पेप्सी कोको कोला से। टी कॉफ़ी से, कॉफ़ी टी से रिप्लेस हो सकता है, इसी को बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 17 में, 17 पे खतरा, ऐसे याद कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक किसका मिशन था? तो वर्ल्ड बैंक का। हटाओ इनको से। अब ये इम्पोर्टेंट है।